हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005। और इसको NCF 2005 ही क्यों बोला गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी NCF अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग सन में आए होंगे। तो ये कितने NCF आज तक आए हैं, ये NCF बनाया क्यों गया है, NCF होता क्या है और इसका एजुकेशन सिस्टम में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं बेसिक की बात करूँ कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये होता क्या है, तो एक डॉक्यूमेंट है, एक करिकुलम है जो कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, इससे इसको गाइडलाइंस मिलती है बच्चों के भले के लिए, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में, उन सबको ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बताता है। और ये NCF जो है वैसे तो ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है और इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम इसकी इम्पोर्टेंट सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका क्रक्स, इसकी समरी जो है वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक बात करें कि ये NCF 2005 है, यानी इससे पहले कितने NCF आए हैं, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले 4 NCF आए हैं। फर्स्ट इज़ 1975 में, सेकेंड 1988 में, फिर 2000 में और फिर 2005 में आए। और ये NCF को कौन बनाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NCF को प्रिपेयर जो है वो करता है NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसको प्रिपेयर करता है। अब एक होता है NCFT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, वो आया था 2009 में, बट वो इससे काफ़ी डिफरेंट है। उसमें सिर्फ टीचर एजुकेशन की बात की गई है, टीचर्स के लिए उसमें प्रोसीजर कुछ चीज़ें बताई गई है। लेकिन जो NCF 2005 है इसके अंदर टीचर, स्टूडेंट, इन सब को लेके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इन सब को लेके गाइडलाइंस दी गई है। अब हम बात करें कि ये NCF का आइडिया कहाँ से आया, ये हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये बना क्यों है ये डॉक्यूमेंट। देखिए 1993 में प्रोफेसर यशपाल वो हेड थे एक समिति के, जिस समिति का टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन। उसको लेकर उसको बेस बना के ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो बना। और इसी तरह जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, उसको देखते हुए भी ये जो है NCF बनाया गया। तो हम समझ सकते हैं कि NCF इन दोनों चीज़ों पर, इन दोनों रिपोर्ट्स पर बेस्ड था। और ये हमेशा फोकस करता है लर्निंग विदाउट बर्डन पर, कि बच्चों पर इतना बर्डन ना हो कि उनका बैग जो है वो उनसे भारी है, या फिर उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा उन पर हावी है कि वो असाइनमेंट, होमवर्क, वो इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। उनका खुद का जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जो उनकी लर्निंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही हो। आगे देखें तो NCF की अगर मैं ओपनिंग लाइंस की बात करूं, तो NCF की जो सबसे पहले जो कुछ लाइंस है, लाइक उसमें लिखा हुआ है कि आई एम ए चाइल्ड, आई लिव्ड विद फ्रीडम, आई इंजॉयड लर्निंग, ऐसी कुछ लाइंस है उसकी। तो लाइंस जो है वो स्टार्टिंग की लाइन है, वो श्री रविंद्रनाथ टैगोर, उनका एक एस्से था जिसका टाइटल था सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, उस एस्से के अंदर से ली गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी हम जानते हैं कि उनका भी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी योगदान रहा है। अगर आपको उनकी बायोग्राफी देखनी है तो उसकी भी लिंक चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। तो सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, उसके अंदर 2 चीज़ों की बात की गई थी, क्रिएटिव स्पिरिट और जेनरस जॉय। क्रिएटिव स्पिरिट मतलब बच्चों में नई थिंग्स वो सीखें, कुछ नया करने की उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट हो, एजुकेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। और जेनरस जॉय कि वो हैप्पी रहे, उनके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो उसको पहचाने, अपने अंदर के टैलेंट को पहचान के उस पर वो वर्क करे और एकदम हैप्पीनेस के साथ लर्निंग को एंजॉय करे। ये 2 की एलिमेंट्स होते हैं चाइल्डहुड के। और उनका इसको देखते हुए माना गया कि हमारा जो चाइल्डहुड है, बच्चे उसमें जिस तरह वैसी अदर एक्टिविटीज़ को जो फुल लर्निंग, वैसे अदर एक्टिविटीज़ को जो है बच्चे सीखते हैं, करते हैं हैप्पीनेस के साथ, इसी तरह वो लर्निंग को भी करें, उनकी लर्निंग में जॉयफुल हो। अब हम बात करें तो जो ये NCF बनाया गया, ये इसके भी हेड जो है वो प्रोफेसर यशपाल ही रहे, जो कि लर्निंग विदाउट बर्डन उसके हेड थे, उस समिति के वो ही इसके हेड रहे।
और इसकी बात करें तो ये किस फिलोसफी पर बेस्ड है, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। जब अभी आप कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड सुने तो आप समझ जाएं यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है, यानी बच्चों में वो बच्चे जो है वो करके सीखे। जो रोट लर्निंग है, जो रटना जिसको बोलते हैं, वो रोट लर्निंग को छोड़कर उन्होंने फोकस किया लर्निंग बाय डूइंग पर, ग्रुप लर्निंग पर, प्रोजेक्ट मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके अंदर डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो, उनकी एजुकेशन ऐसी कराई जाए। और इस कंस्ट्रक्टिविज्म में बताया गया जो टीचर है उसको भी फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर वो टीचर उन्हें फैसिलिटेट करे तो बच्चे अपने आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, बस उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे उनकी लर्निंग अच्छी हो पाए। इसी पर इसमें फोकस किया गया है। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है एनसीएफ के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 5 गाइडिंग प्रिंसिपल कर ले तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन को मतलब आपका कोई क्वेश्चन गलत शायद हो नहीं सकता। और ये यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए एनसीएफ के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है। आगे हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे जो फर्स्ट प्रिंसिपल था इसका, उसमें बताया गया था कि टू शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, जो रट्टा मारने वाली एक चलती आ रही है ना प्रथा पहले से ही, कि बच्चा जो है वो बुक्स को, अपनी नोट्स को, इन सब का रट्टा मारता है और एग्ज़ाम में जाके सेम वही लिख देता है और उसको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये रोट मेथड और बाकी उसकी जो लर्निंग है बेसिक जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इसमें फोकस किया गया है कि ये जो रोट मेथड है इससे शिफ्ट किया जाए लर्निंग को, और उसको जो लर्निंग है उसको लाइफ से कनेक्ट किया जाए, उसकी जो डेली लाइफ है उसको कनेक्ट किया जाए ताकि उसकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो सके। सेकंड जो इसका प्रिंसिपल था वो था कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड। उसकी जो नॉलेज है वो ऐसे उसकी नॉलेज उसके अंदर डेवलप हो कि वो रियल लाइफ सोसाइटी के अंदर उन चीज़ों को देख पाए और उनसे रिलेट कर पाए। जैसे बच्चा घर में बैठकर कार्टून देखते हुए एंजॉय करता है, इसी तरह क्लास में भी ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि वो अपनी लर्निंग को उसी तरह एंजॉय कर सके। और थर्ड वन इज़ एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। इसी के थ्रू सीसी भी आया था। और होलिस्टिक डेवलपमेंट से उनका मतलब था PCSE, यानी फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। ये जितने भी एस्पेक्ट हैं ये इन सब का डेवलपमेंट हो बच्चे का। एग्जामिनेशन इस तरह नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर प्रेशर रहे चीज़ों का और उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाए। फोर्थ ये बात करते हैं करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। जो करिकुलम है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे, वो आगे भी बढ़े। जैसे उसके करिकुलम में ऐसी चीज़ें हो कि जो टीचर है वो बच्चों को मल्टीपल एक्टिविटीज़ कराए, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हो, जिसको वो रियल लाइफ से भी आसानी से जोड़ सके। हमें एक लिटरेट के साथ साथ एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ पाए, सिर्फ उसे बुकिश नॉलेज ना हो। फिफ्थ की बात करें, जो फिफ्थ प्रिंसिपल था उसमें बताया गया कि नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी, नेशनल वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये सब अप्लाई हो। अब जो हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, नेशनल वैल्यूज़ की, तो इसमें मतलब है कि जो बच्चा है वो जैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट हो, सिर्फ उसके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना हो, वो उसके पास चीज़ों की नॉलेज हो, वो इन्फॉर्मेशन को अपने एक्सपीरियंस से जोड़ पाए, जो नॉलेज हो उसके पास उससे वो अदर नॉलेज भी क्रिएट कर पाए। और इंटीग्रेटेड अप्रोच से बोला जाता है कि टीचर बच्चों को इस तरह पढ़ाए ताकि वो दूसरे सब्जेक्ट को भी, जैसे मैथ्स को साइंस के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाए, साइंस को हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री को फिजिक्स के साथ, इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी तो बच्चे की लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी। और बात करिए ओवर राइडिंग आइडेंटिटी की, डेमोक्रेटिक वैल्यू, नेशनल वैल्यू, उसमें नेशनल वैल्यू क्रिएट हो, उसे पता हो उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो समझे कि अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसके ओपिनियन को वो सुने, चाहे वो ये ना समझे कि ये तो कुछ भी बोल रहा है। दूसरों के ओपिनियन को समझे, जाने, दूसरों की बात सुने, फिर अपनी बात रखे, यानी वो वी कैन एग्री टू डिसएग्री, ये सेंटेंस है, इस तरह की चीज़ों को फॉलो करे।
और एक जिसको बोलते हैं एक समझदार इंसान वो बने एजुकेशन के थ्रू। आगे इसमें और भी चीज़ों की बात की गई, जैसे कुछ 9 सब्जेक्ट्स वो आप सब देख सकते हैं। कुछ 9 सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे साइंस है, उसकी पेडागोजी, उसको पढ़ाना कैसे है, टीचर क्या क्या मेथड अपनाए, ये सब चीज़ें, ऐसे ही 9 सब्जेक्ट उसके अंदर दिए गए हैं। काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो उसमें बताया गया है कि टीचर को क्या क्या अप्रोच रखनी चाहिए जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वो इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं। इसमें बात की गई है कि जो क्लास का टाइम है वो अप्रोक्स 35 मिनट्स होना चाहिए। इसको उसमें आइडल टाइम माना जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा ब्रेन भी आधे घंटे अप्रोक्स एक किसी चीज़ पर फोकस कर सकता है, उसके बाद थोड़ा डल फील होता है। तो बच्चे थोड़ा सा ब्रेक लेके अगले जो क्लास के अगले पीरियड की तरफ बढ़े, और उनका टाइम ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। 35 मिनट्स को आइडल टाइम मानते हुए इसमें रखा गया है। और अगर लैंग्वेज की बात की गई तो इसमें बोला गया है कि जो मदर टंग होगी बच्चे की, उसी में ही उसको पढ़ाया जाए। एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक उससे उसकी मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए। और 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कि हर किसी उसमें जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बताया गया है कि 3 लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। फर्स्ट तो बेसिक उसकी मदर टंग होती है, सेकंड हिंदी या इंग्लिश में से उसको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और थर्ड कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज। और ये तीनों लैंग्वेज जो है वो इंडिया के अंदर बोली जाने वाली हो या इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये मदर टंग में ये जो लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फार्मूला उन्होंने दिया, इसका भी एनसीएफ के अंदर सपोर्ट किया गया और बताया गया कि इसको अप्लाई करना चाहिए। और लास्ट उसमें बोला गया है कि जैसे मल्टीलिंग्विज्म ये क्लास के अंदर होना चाहिए। इसको हम एक प्रॉब्लम ना देखते हुए एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना चाहिए, टीचर को भी और बच्चों को भी। जैसे क्लास में हर तरह के बच्चे होने चाहिए। कोई बच्चा अगर पंजाबी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, तो उसको हम एक प्रॉब्लम ना मानते हुए उसको एक रिसोर्स की तरह यूज़ करें। और मल्टीलिंग्विज्म का भी काफ़ी फ़ायदा हो, और क्लास में इस तरह वैरायटी आएगी, विविधता आएगी, और उसके बीच में टीचर को सभी बच्चों को पढ़ाना है। तो ये इसमें बोला गया है कि इसको सपोर्ट करें, इसको मोटिवेट करें, प्रोमोट करें मल्टीलिंग्विज्म को। और यहाँ पे कुछ जनरल प्रॉब्लम्स की बात की गई है, जैसे पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। उनको ऐसा ना लगे कि वो डरते हुए एजुकेशन या डरते हुए पढ़ाई ना करे, या फिर जो क्लास में आते हुए उन्हें डर ना लगे टीचर से, या वो ये ना समझे कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे इसका पनिशमेंट मिलेगा। बच्चा इतना एबल हो जाए कि वो अपनी बात को रख पाए, चाहे वो बात कोई गलत हो या सही। और आजकल बोला भी जाता है कि क्लासरूम के अंदर बच्चा जो भी बोलता है उसमें कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं होता। और उसमें जैसे गर्ल प्रॉब्लम, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है उनके लिए, ये सब बोला गया। बच्चे जो है डिस्कम्फर्ट में बैठे रहते हैं। इन प्रॉब्लम्स को उसके अंदर सोल्व किया गया। और जैसे करिकुलम में क्या क्या चेंजेस होंगे, और जो टेक्स्ट बुक है इनमें क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, और जो SCRTs है, डाइट्स है, इनको बोला गया कि वो इन सब चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करें। और बाकी NCF की मैं बात करूँ तो इसको 22 लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट किया गया। और अराउंड 17 जो स्टेट है उन्होंने अपने सिलेबस चेंज किए, NCF को देखते हुए अपने सिलेबस में चेंजेस किए, ताकि बच्चों की जो टीचर लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए। ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।